आज प्रोग्राम में बात करेंगे अदालत उज़्मा की, जहां आज 2 अहम मुकदमात की समाअत हुई। पैनामा पेपर्स केस की खुसूसी बेंच ने आज ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए नामों को मुस्तरद कर दिया और दोनों इदारों के सरबराहान को अदालत में तलब कर लिया। साथ ही दोनों इदारों को हिदायत की गई है कि अगली समाअत में वो ग्रेड 18 से ऊपर के तमाम अफसरान की फहरिस्त साथ लेकर आएं। साथ ही आज 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली की पिटीशंस पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस केस में पार्टी बना लिया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं हनीफ अब्बासी और दानियाल अजीज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि केस की समाअत से पहले ही लोग मीडिया पर बात करना शुरू कर देते हैं। और आखिर में कुछ बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, जो आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज PFUJ ने डॉन अखबार के दफ्तर के सामने इजहार यकजहती कैंप लगाया। बुलबुल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुनीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। बीबी आप भी अजीब गरीब खातून हैं और 3 से 4 घंटे ये हमारे ऑफिस के नीचे। अच्छा, वो मुझे कल रात से टेलीफोन कर रहे थे। मैं उन्हें बार बार कहूँ कि भाई मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं एंकर हूँ। सही हाँ? नहीं सर, आप जब करते थे। मैंने कहा भाई मैंने अपने हिस्से की मार खा ली, अब क्या अब मैं एंकर हूँ और तो मुझे एंकर के तौर पर जो है कॉलमिस्ट भी हैं आप, एक कॉलमिस्ट। अच्छा, मैं 3 मरतबा, इसीलिए मुझे तुमने देखा होगा मेरा तुम्हारा कोई डिस्कनेक्ट रहा। हाँ। 3 मरतबा मैं ऊपर आने की कोशिश करूँ नहीं आप। अच्छा, अब ये कि जैसे ये सारी जो नारेबाजी करने वाले क्राउड थे, इनको मैंने तरबियत दी थी। मैंने कहा यार ये ना करो, मुझे अपना जाके बैठने दो, आराम आराम करने दो। तो ये तो बात हंसी मजाक की है, लेकिन सच्ची बात है। मैं जब इन नौजवान बच्चों के साथ बैठा हुआ था, तुम यकीन मानो मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा था। Why? देखो, जब मैंने इन लोगों की उम्र में बहुत शौक से इस पेशे में आया था, बहुत दिक्कतें थीं, बहुत मुश्किलात थीं, प्री सेंसरशिप के तवील अदवार देखे, कुछ चीज़ें हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हकीकत होने के बावजूद छापी जा सकती हैं। लाइव बोलना तो अलग बात है। हाँ, ये तनख्वाहें इंतहाई मस्खरेपन तक जो हैं कमज़ोर, और वो भी ईद के ईद ही मिलती थी अक्सर कई इदारों में, और फिर नौकरियों से भी अक्सर फारिग हो जाना। मैं जब थोड़ा बहुत अपने मिड कैरियर में था ना, तो वो होता है ना कि वो मोहल्लों वगैरह में पूछते हैं कि आपके भाई क्या करते हैं, तो मेरे अक्सर कहा जाता था कि साढ़े भरा ने 16 जमाता जो 19 नौकरियां पास की थी कि हर रोज निकाले जाते थे। तो गुज़श्ता कुछ बरसों से मैं दियानतदारी से कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश था कि चलो यार, वही जो कल भी आपको कह रहा था कि हम पे गुजरी सो गुजरी, कि यार अब जो हमारी ये नस्लें आ रही हैं, जैसे आप हो ना हो, यार ये एक ऑनरेबल एक प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेबल है, स्पेस ज़्यादा हो गई है। लेकिन नहीं हुई, बहुत सी चीज़ें छिन गई है। कुछ यानी जो मेरे जैसे लोग ज़रा बोल लेते हैं तो वो सुर्खी पाउडर वगैरह भी पफिंग करवा के कोट एक पहन के बैठ जाते हैं, तो हमें पैसे काफ़ी माकूल मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे यानी कि जो मिलते हैं, और भी प्रिविलेजेस हैं, गाड़ी वाड़ी में जी पेट्रोल शेट्रोल, बिल्कुल ये वो। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैंने इसके लिए इस प्रोफेशन में आया था तो बीबी मैं अच्छा एक स्टूडेंट था, CSS कर लेता या कुछ और करता,
ऊपर से भी कमाई कोई अच्छी सी हो जाती, ना होती तो रोप शोप वगैरह। हाँ ठीक है, डेफिनेटली हर वो सब करने के बाद फर्ज करो अगर मुझे अपनी उम्र के इस हिस्से में, जब मैं वो गालिब वाला हाल है कि रहने दो भी सागरो मीना, बाकी तो गए ना, तो कुछ कंफर्ट आ गई, लेकिन आपकी नस्ल के लिए तो इसमें एडवेंचर तो ना रहा। नहीं, नॉट रियली। खौफ की ऐसी फजा है। अब ये क्यों ये बच्चे नीचे परेशान हो रहे थे, नहीं तो उसकी को वजह आपको समझ है। और ये किस दिन हो रहा है जब पूरी दुनिया में आलमी यौम, मैं आपको बताऊं कि इतनी मुझे शर्म आती है। मैं सबसे पहले भारत 1984 में गया था। हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था, उन दिनों इंटरनेट वगैरह भी नहीं था। तो इंडिया के सहाफ़ी मुझे बड़े रौनक से कहते थे कि आपको हमारे अखबारात देखकर रश्क तो बहुत आता होगा, हमारे यहाँ जो फ्रीडम। और मैंने कहा गिव मी अ ब्रेक। मैंने कहा मेरे यहाँ यस मिलिट्री हुक्मरान है, यस डिक्टेटर है। मैंने कहा व्हाट इज़ हिज फेवरेट पॉलिसी? हिज फेवरेट पॉलिसी इज़ अफगानिस्तान। तो उन दिनों अखबारात तो ज़ाहिर इंटरनेट वगैरह नहीं थे। मैं 2 दिन बाद प्रेस क्लब गया, अपनी पाकिस्तान जो हाई कमीशन है हमारा, वहाँ पे जो मेरी खबरें 1 आध महीने में अफगानिस्तान के बारे में छपी हुई थी और मेरे मज़ामीन थे, उनकी मैंने कॉपियाँ बनवाई 5-5 अपने, और उनको दिखाने के लिए मैंने कहा ये देखो कि मतलब सेंसरशिप के बावजूद क्या क्या काम आप लोग कर लेते थे तब भी। हाँ, तो एक मेरी एक अच्छा, और ये बात मैं अमेरिका में था, 86 की बात है, CBS के मैं दफ्तर में बैठा हुआ था। वो मेरी बातें सुन के बड़ी वो मुतासर हुआ, उसने कहा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नो आई विल नॉट ज्वाइन यू। कहता है क्यों? मैंने कहा आई विल नॉट बी एबल टू किल एज मेनी रशियंस फॉर यू एज यू वांट मी टू इन अफगानिस्तान। सही है। और वो यूं बैफल, यानी ये हमारा मान था, हमारा फख्र था। डिस्पाइट ऑल हम कहते थे कि यार चलो गुर्बत है, बेरोजगारी है, तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती, लेकिन यार हम इस सब के बावजूद हम अपने अखबारात को यूं, वो जो एक मान था ना, वो टूट गया है। अब इस मुल्क में नाम नेहाद जमहूरियत है, बड़ी स्पेस मिल गई है, प्रेस बहुत आज़ाद है, माय फुट नीचे बच्चे बैठे हुए हैं कि 2 दिनों से ये बात चल रही है। हाँ, प्रीएम्प्टिवली असल झगड़ा ये है कि वज़ीर आज़म साहब को ये कहा गया कि कम अज़ कम 2 हफ्ते के लिए डॉन अखबार का डिक्लेरेशन सस्पेंड कर दिया। हाँ, तो उसको रोकने के लिए आज कैंप लगाया गया ना। बट एक और इसमें देखिए, अब एक हैरत की बात देखो, इस बात को कोई ना कंफर्म करने को तैयार है ना रिजेक्ट करने कि ऐसा है या नहीं। हाँ, मैंने जो मैं अपने आप को खुद को बहुत बड़ा फन्ने खान रिपोर्टर महसूस करता हूं, मैं कैमरे के सामने बैठकर दावे से नहीं कह सकता कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं। मतलब कंफर्म आप भी नहीं कर सके। हुकूमती लोगों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि ओ जी वो दरअसल ऐसे हमारे तो नहीं छाप दे पाए। इम्प्लिसिटली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो जो पैरा 18 का जिक्र हुआ है, हाँ, उसमें ये सिफारिश है, ठीक हो गई, और इसलिए हम नहीं उसको मंजर आम पे ला रहे। हाँ, यस। दूसरी तरफ बात करें, जितनी भी एक्सेस मिलती है, तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा तो सहाफ़ी से और अखबार से कोई लेना देना नहीं, हम तो हुकूमत से, हम तो ये जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म के किस करीबी आदमी ने खबर लीक की। अच्छा, अब उनको ये बताया जाता है कि सर ये खबरें लीक और तरह की होती हैं, एक खबर ढूंढी जाती है, उसकी कभी को कॉन्फर्मेशन हो जाती है, ये वो। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं ये पहला शख्स था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टर्की जा रही थी, फाइल लेकर, उनके खुसूसी वो होते थे मुशीर उन दिनों नसीरुल्लाह बाबर, ठीक, उस पर साइन हुए कि जनरल हमीद गुल साहब जो DGI थे उनको रिमूव कर दिया गया। अच्छा, ओके। वो हालांकि उनको एक किस्म से अपग्रेड उनका हुआ था, वो कोर कमांडर मुल्तान, बड़ी यानी प्रेस्टीजियस वाली बात तो है नहीं। हाँ, लेकिन ठीक है ना, वो जब निकले ना जिस अंदाज में, तो मैंने उनके घेर लिया, मैं उनके पीछे पड़ गया। रिपोर्टर बड़ा ढीठ होता है, मैं उनसे डांट खाता रहा, ये वो। मैंने कहा ये कुछ है क्या क्या पूछे तुमसे कि फाइल में क्या लिखा है, ये किस चीज की फाइल लेके जा रहे हैं? ये लास्ट मिनट पर जाकर फ्लाई होने से पहले करवाई, जहाज में साइन, राइट। अच्छा, तो वो मुझे डांटते रहे, नो नथिंग नथिंग, वो सहाफ़ी तो ये पीछे पड़ जाते हैं। बिल आखिर में तंग आके तो मुझे ये कहा कि
she has signed the removal of अच्छा, Gul. ठीक। मैंने कहा क्या वो, अच्छा मैं समझा कि फौज से ही फारिग, Right, ये तो बहुत बड़ी खबर तो होती। नहीं कर सकती वो। उन्होंने कहा नो एज DG ISI। ठीक, मैंने आके खबर दी। उसके बाद मुझे ये खटक हो गई कि क्यों, तो फिर मुझे पता चला, मैं उन दिनों नेशन का ब्यूरो चीफ था, मैंने 2 किस्तें लिखी कि एक अफगान सेल होता था, अफगान सेल में अमरीकी सफ़ीर भी बैठता था, वज़ीर आज़म भी होती थी, DG ISI भी होते थे। वहाँ पर एक 89 में ऑपरेशन जलालाबाद हुआ था। आइडिया ये था कि जलालाबाद जो है उसको आज़ाद करवा लिया जाए, अफगान मुजाहिदीन वहाँ बैठ जाएं तो एक वो जलावतन हुकूमत ना रहे बल्कि ऑन द सॉइल ऑफ अफगान। ठीक है, वो ऑपरेशन नाकाम हो गया, उसकी जिम्मेदारी जो है वो जनरल हमीद गुल मरहूम पर ठहरा दी तो गई। इस वजह से उनको तब्दील किया। जनरल हमीद गुल साहब बहुत ताकतवर DG ISI थे, डेफिनेटली, ठीक है, राइट। वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं कसमिया कहता हूं कि जनरल हमीद गुल मरहूम ने मुझे टेलीफोन किया जब मेरी दूसरी किस्तें चली। कोई तड़ी नहीं, ये नहीं कि कोई बंदा बेच के उठवा लो। क्या कहा उन्होंने कहा कि जी आपने जो कुछ लिखा है वो उसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो दुरुस्त नहीं। That was it. जनरल हमीद गुल सुने, लेकिन आपने सबका क्या, तो मेरा वर्जन भी तो होना चाहिए। मैंने कहा सर बट आर यू विलिंग? कहने लगे अब जर्नलिस्ट तो आप हैं, मैं आपको अपना वर्जन बताता हूँ। What you do with it? मैंने फिर उनसे मिला और मैंने कहा कि जी मैं आपके साथ ISI के दफ्तर में नहीं मिलूंगा, ना ही आपके किसी सेफ हाउस में मिलूंगा, एक रेस्टोरेंट में मिलूंगा, लेकिन चाय के पैसे मैं दूंगा। अच्छा, ठीक है, ये निगोशिएट ठीक। आई हर्ड हिम। फिर मैंने स्टोरी लिखी, हाउएवर सोर्सेज क्लोज टू DG ISI, पीपल हु हैव एक्सेस, दोनों कर आके वो वर्जन मैंने। नुसरत साहब, ये दिस वाज नॉट कंसीडर्ड अ मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच एट द टाइम। आपने इतनी बड़ी खबर लिख दी। एक तरफ ये कंडक्ट था आर्मी का, और अब हमें कौन सी आर्मी बताई जा रही है, कौन सी हुकूमत है, और सहाफत देखें। और आज हम 2017 और आप कहते हैं कि आज़ादी हो गई ज़्यादा। जस्ट कंपैरिजन करो 1989 2017, शर्म आती है कि आज़ादी, कौन सी आज़ादी। अमेजिंग। चलें नुसरत साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब इसमें जो मैं आपको बार बार इस पे कहे चला जा रहा हूं, कल हमने सिर्फ एक मिसाल के तौर पर, आप कहीं लाहौर से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी नुसरत साहब, आप का जो आज का मौजू है जी, इस पे बात करते हुए आपका जो लहजा था और जो आपने बात की उसमें वाकई हकीकत है कि बहुत सारी चेंजेस आ गई जी, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है अतायत जो है वो हर शोबे में आई है, सहाफत के शोबे में भी आई है। जी हेलो जी भैया मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सर आपको उसी शोबे की ज्यादा तकलीफ होती है ना जिससे आपको मोहब्बत हो। बात यह है कि देखिए इतने टीवी चैनल इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे संजीदा लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, उनकी मेहरबानी और आपकी बात सुन भी रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, क्रेडिट है आपके लिए। और उस आपको जो एनालाइज करते हैं, देखिए मैं सिर्फ एक सेल्फ प्रोजेक्शन की बात नहीं करने लगा, मैं एक प्रोफेसर हूँ, PhD डॉक्टर हूँ, ग्रेड 20 का ऑफिसर हूँ। मैं इतने सारे चैनल में से सिलेक्ट करके आपका प्रोग्राम इसलिए सुनता हूँ कि मुझे हालात से सही वाकफियत होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी सर। आपने आज के दिन, जबकि मैं जेन्युइनली वाकईतन सर मैं दुखी हूँ, मैंने जब नीचे बच्चों को परेशान देखा और वो मुझे बार बार वो नारेबाजी करते हुए कि नहीं सर आप खड़े हो, तो मैं उनको ये साथ हंसी मजाक कर रहा था, उनको छेड़छाड़ कर रहा था, किसी को कहता था तुझे तो जेल में जाना चाहिए, तेरा वजन कम हो वगैरह वगैरह। लेकिन मैं दिल में सर दुखी हो रहा था। मैं कह रहा था ये मेरे बच्चे किस चक्कर में, किस गंदे प्रोफेशन में आ गए हैं। बहरहाल ये एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी मैं आपके चैनल के साथ हूँ और हम सारे यंग लड़के आपके चैनल के साथ हैं, इसलिए कि आपका चैनल बहुत अच्छा है।
हमारा चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा चैनल तो प्रॉब्लम में नहीं है, हम खुश हैं। ये तो डॉन अखबार वाले हैं। फिर भी हम, लेकिन आप जो देखेंगे इंडिया में ये लड़के गए हैं स्टूडेंट, बच्चे, और उन्होंने उनको वापस भेज दिया है। हमारे यहाँ खुफिया मुलाकातें की जाती हैं, इसलिए हम कट करते हैं हुकूमत और पीपल पार्टी की हुकूमत को, हम कट करते हैं, मर जाएंगे, जान तक दे देंगे इमरान खान के लिए। ओके, खुदा चलें। अच्छा, अब ये कहाँ से बात इन्होंने शुरू की है और आखिर में आ गए? नहीं, ये बॉस हमने उनको फ्रीडम दी है कि वो प्रेस फ्रीडम के मौके पे अपनी राय का इजहार करें, सीधी बात है, बिकॉज़ वी बिलीव इन फ्रीडम। तो वो उन्होंने फोन किया, कहा कि मैं प्रेस फ्रीडम पे बात करना चाह रहा हूँ। बात असल में वो ये कहना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब के लिए जान भी दे देता हूँ, लेकिन ठीक है, अब उनकी मर्जी, यही अब हम रोकेंगे नहीं ना। अब ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि कहो कुछ, इब्तिदा किसी चीज मकसद से यही था, लेट्स बी ऑनेस्ट। उनकी अपनी आवाज से लग रहा था कि वो हरगिज नौजवान नहीं है। नहीं। उतने ही नौजवान है जितना मैं हूँ, मतलब आखिर मुझे आवाजों की पहचान है थोड़ी। हाँ, बिल्कुल, मकसद उनका कुछ और था ना। मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता, वक्त ज़ाया करेंगे, संजीदा बात पर ही रहते हैं। देखो, मैं आपसे बारहा ये कहे चला जा रहा हूं कि हमें, मैं और आप जानती हो इस बात को, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, टोटल एब्सोल्यूट एडिटोरियल फ्रीडम है। जानबूझकर रिस्ट्रेन करते हैं कि यार पता नहीं मुझे ये मौजू डिस्कस करना चाहिए या नहीं, हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कल जो आप ऐसे गई हो 1.5-2 घंटे के लिए इस्लामाबाद के बाजारों में, और लोगों ने जो तासुर था हमने दिखाया खुद अपने ही चैनल पे, और मैंने आपको कहा क्या उसकी वजह कि हम खामोश थे, हमने कोई जवाबी बात नहीं की। वरना अब मुसीबत यह है कि अक्टूबर से आज मई हो गया, इस मामले को इतना लटकाया गया, और इस दौरान हमारे जो खुद को बहुत ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार समझते हैं, हम सहाफ़ियों में से, इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसी तोता मैना की कहानी बना दी है जी कि जो अब मैं उसको लेकर अगर डाइसेक्ट करना शुरू करूँ ना, तो मतलब कि, लेकिन हम यही सोचते रहे कि यार ठीक है, एक देखो ना उसूली तौर पर एक कमेटी बन गई, ठीक है, हाँ, उनको अच्छा कमेटी के रूबरू जो आ रहा है वो सबसे पहले उससे हलफ ही उठवाया जाता है रहा कि वो इस पे जो भी बात होगी वो किसी को नहीं बताएगा। हाँ, बिल्कुल। अब आपसे ज्यादा कौन जानता है कि सिरल यानी काफी वो मुझसे यानी कि वो करता है। मैं आपको हलफिया कहता हूँ कि उसने मुझे सिर्फ ये कहा कि जी आपके बारे में भी मुझसे सवालात हुए थे, आई जस्ट वांट टू टेल यू, द रेस्ट आई एम अंडर ओथ। गौर करो इस बात को, क्या इस बात को किसी ने अप्रिशिएट किया? नहीं। क्या किसी शख्स ने ये बात अप्रिशिएट किया कि ये शख्स सिरल अलमीदा ये गद्दार होता, दुश्मन के हाथ में खेल रहा होता, ये स्टोरी से कौमी सलामती को नुकसान पहुंच गया ना, तो नुकसान पहुंचा दिया, मैं बहस को मान लेता हूँ। हाँ। क्या ये नवंबर ने अमेरिका नहीं गया था? बिल्कुल गया था, नुसरत साहब अमेरिकी इलेक्शन कवर करने के लिए गया था, और वापस इसी हंगामे को रख के जो कुछ हमारे टीवी पे चल रहा है, ये कहता जी मुझे असाइलम दे दीजिए। नुसरत साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या किसी ने इस बात का भी जिक्र किया? नहीं नुसरत, अगर उसके दिल में खोट होती तो वापस ना आता। बिल्कुल, वो तो इलेक्शन कवर करने के लिए गया था, ही कुड हैव स्टेट क्या था, और फिर वो करता जो भी, आप क्या कर लेते? कुछ भी नहीं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट को कहा जाता है डाउन की, वो कहते कि सर जी हम क्या करें, वो चला गया, नेक नियति से किया था वो बंदा, ही वेंट देयर, केम बैक। उसके बाद he also went to Sri Lanka and returned। तो जिस आदमी के दिल में खोट हो, जिसने ये बात की हो, और ये बात करते हुए जरा ये भी जहन में रखो कि वो शख्स तुम्हारे अक्सरियत ही उससे ताल्लुक नहीं रखता है, तो कम से कम यही बात करते हुए उसको गद्दार ना बनाओ यार। नहीं नुसरत साहब, डेफिनेटली सेंसिटिविटीज बहुत होती हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, जो कि नहीं रखा। डोंट डू इट। आप यानी मैं कहता हूँ जी चले मैं आपके साथ बहस के लिए, तो मान लेते हैं हो सकता है जी कि जजमेंट की गलती हो गई होगी, बट व्हाट एल्स डू यू वांट? तरदीद हो गई, छप गई, तरदीद आई, 3 तरदीदें आई, सब छपी, चले जा रहे हैं। और अब किसी को ये पता नहीं है कि वो वजीर आजम के दफ्तर से जो जारी हुआ था उसको तो जी रिजेक्टेड हो गया। अब सवाल ये है कि फातमी साहब तो नहीं रहे, राव साहब भी नहीं रहे,
باقی کیا اسٹیٹ ہے، کیونکہ کل APNS کا اجلاس ہوا، انہیں بھی نہیں پتا. بالکل. تو چلیں بریک لیں. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا وہ میں عرض یہ کر رہا تھا بی بی کہ میں پھر وہ نیو یارک سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم نصرت جاوید صاحب. آغا صالح عرض کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی آغا صاحب کیسے ہیں؟ جی آغا صاحب فرمائیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں سر. آغا صاحب جس ملک میں جمہوریت نہ ہو، جس ملک میں عدلیہ نہ ہو، وہاں آزادی جمہوریت کی آزادی صحافت کی بات کرنا بیکار ہے. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن جب ذمہ دار اڑ جاتے ہیں اور ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. ابھی 50 سال 100 سال پیچھے یہ معاشرہ پاکستان دنیا میں اس صف میں کھڑے ہونے کے لیے جہاں انسانوں کو انسانوں کے حقوق ملتے ہوں، یہ بیچارہ جو رپورٹر ہے یہ اقلیتی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کہیں سے خبر ملی اور وہ ذمہ دار کہاں ہے، وہ تو کبھی منظر عام پہ نہیں آئیں گے اور نہ کبھی ایسا ہوگا اس ملک میں. آغا صاحب دیکھیے، نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں میں آج بھی مایوس نہیں ہوں، بہت دکھی ہو رہا تھا نیچے بیٹھا ہوا. مسئلہ سارے کا سارا یہ ہے بدقسمتی سے یہ جو کمیٹی بنی تھی نا سر، اس میں صرف 1 یا 2 مثال کے طور پر ضیاء الدین صاحب ہیں، وہ ہمارے بہت سینئر. ہمارے جب بھی یہ آپ کو پتہ ہے پریس کلب میں جب الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں ہماری یونینز کے ہوتے ہیں تو جھگڑا یہ ہوتا ہے جی فلاں جینون جرنلسٹ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو ان کی کمیٹی میں سربراہی بنائی جاتی ہے. لوگوں کو سر بدقسمتی سے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ لیک میں اور خبر میں کیا فرق ہوتا ہے. اب مجھے تو کسی نے لیک نہیں کیا تھا نا، میں ایئرپورٹ پہ تھا. اس زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ وزیر اعظم کسی غیر ملکی دورے پر جانے سے قبل اور واپسی پر وہ صحافیوں سے بات چیت کرتے تھے کہ جی وہ کیوں جا رہے ہیں، یا واپس آتے تھے تو کیسا رہا. تو محترمہ بے نظیر بھٹو ایز وزیر اعظم ٹرکی جا رہی تھی، میں وہاں تھا. انہوں نے بات کی، میں رکا رہا. وہ ایک کیوراسٹی ہے، نوجوان تھا. بابر صاحب اتنی دیر میں دوبارہ گئے جہاز پہ، انہوں نے فائل ایک لے کر گئے، جلدی دستخط کروائے اور بڑے مسٹیریس انداز میں یوں آ رہے تھے چھڑی لگائے ہوئے. میں پیچھے بڑھ گیا. اب اس کو آپ لیک تو نہیں کہیں گے، میری آبزرویشن تھی، میں ان کے پیچھے پڑ گیا. اس کے بعد میں نے کتنے لوگوں سے بات کرنے کے بعد فرنٹ پیج پہ میں خبر چھاپ رہا ہوں کہ جی یہ اصلی وجہ بنی کہ جلال آباد آپریشن جس پہ یہ تو اب آپ کو یہ نہیں کسی نے نصرت صاحب اس وقت کہا کہ آپ جو دشمنوں کا نیریٹو ہے اس کو آپ نے سچ ثابت کر دیا، یا مطلب نہیں یہی ہوتی ہے نا ساری باتیں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ غلط آپ نے اتنی بڑی نیشنل سیکورٹی بریچ کر دی. اپنی بات اب کرنے کی وہ آ جاتا ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور میری خواہش ہے، میں کسی دن میں نے باقاعدہ التجا کر کے چیف آف دی آرمی سٹاف سے اور DGISI سے ملنا چاہتا ہوں اور میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہوں گا کہ سر یہ جو آپ کے آتے ہیں نا مختلف لوگ یعنی ریٹائرڈ جنرل، یہ ساری ان پہ پابندی لگائیں. ٹھیک، کیونکہ یہ ریپرزینٹ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اب آپ یہ دیکھیں اس کے بارے میں بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ چیف جہاں بھی جاتے ہیں جی ان سے سوالات ہوتے ہیں. کیا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ نہیں. یہ کون لیک کر رہا ہے؟ صحیح بات ہے. ویسے واقعی چیف آف دی آرمی سٹاف، چیف آف دی آرمی سٹاف اس سے جو میس ٹاک ہوتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلا؟ وہ کرتے بھی ہیں لیکن وہ کبھی باہر نہیں آتی. صحیح کہہ رہے ہیں رائٹ نصرت صاحب. I didn't think of that. یہ کون دیتا ہے؟ یہ جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں. پھر اور اگر میں آج بھی کہتا ہوں اگر پاکستان میں سیکیورٹی بریچ کو ہوئی ہے تو وہ اس وقت ہوئی ہے جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی اور موجودہ چیف صاحب کے عقیدے اور ایمان کے بارے میں ایسی خوفناک باتیں چلائی گئی. تو کون بولا تھا؟ میں بار بار کہتا رہا، میں کہ یہ کیا ہے؟ ہماری ایک خدا کے لیے ہمارا ایک بہت کوہیسیو ادارہ ہے، آرمی ایک ہی تو رہ گیا ہے یار.
बहुत तरह से सोचो तो आप जिसमें डिसिप्लिन है, सियासी मुदाखलत करेंगे, जितना मेरे बस में होगा मैं क्रिटिसाइज करूंगा आर्मी पे, ठीक, फेयर इनफ। येट आप यू कैन नॉट डिनाई द रियलिटी कि एक ही आपका मुनज़्ज़िम कोहेसिव इदारा रह गया है जहां पर कमांड एंड कंट्रोल के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये जो व्हाट्सएप वाले ड्रामे हैं, इसमें एक और भी इशू है। अब मैं क्या बातें करूं, मौजूदा जनरल साहब ने आते ही कम से कम 30 के करीब लोगों को यानी प्रमोशनें नहीं दी हैं। अब वो अपने गुस्से भी निकाल रहे हैं घर बैठे हुए, ठीक, टक टक टक। फौजी लोग की पूछते पे जवाब नहीं दे रहे, हम उसको बगैर को सोचे समझे हुए चला देते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ जब यूनिटों में जाता है तो उनसे वो कोई और बात ही नहीं हो रही है? What are you trying to tell? क्या मैसेज दे रहे हो दुनिया को यार? और मुझे बता रहे हो नेशनल सिक्योरिटी? सही। हम खामोश रहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं चाहिए हमें, और ऑलरेडी इश्यूज देखो हमारे जिनको हम बिल्कुल ही कवर नहीं कर पाते। बहरहाल चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। और मैं ये जो सारा कंफ्यूजन है ना, इसका मैं बुनियादी जिम्मेदार ये नाम नहाद जमहूरी हुकूमत को ठहराता हूँ। ओके। पाकिस्तान के तीसरी मरतबा मुंतखब हुए वजीर आजम, इतने तजर्बाकार भाई। अक्टूबर से एक बात चल रही है, एक कमेटी बन गई। आपके दफ्तर से अगर एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो अगर हर चीज पर उनको ऑन बोर्ड लिया था तो सर खुदा के लिए ये तो पता करें कि ये कम्युनिकेशन का गैप क्यों आया। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वजीर आजम साहब का आप उनको पसंद करें या ना करें, मेरे भी हज़ार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी मैंने अपनी बात का आगाज इससे किया है। उनका इस बात पे खफ की उसूली बुनियादों पे दुरुस्त है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर से एक हुक्म जारी होता है और रिजेक्टेड यानी पब्लिकली एक ट्वीट के से, या डेफिनेटली। लेकिन मैंने साथ ही कहा कि सर हम मतलब जब कंसेंसस बिल्ड हो रहा था तो फिर मसाली जमहूरियत में एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते। जिस तरह आप पे प्रेशर्स हैं उधर भी होंगे तो, लेकिन ये हम इस मकाम पर आए क्यों? नहीं नुसरत साहब, जब वो रिपोर्ट बनाने के लिए कंसेंसस बन रहा था तो इस पे भी बात करें। खुदा के लिए आपके पास एक फोरम है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका इजलास बुलवाएं, वहाँ पे इसको थ्रेडबेयर डिस्कस करें और लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, मेरा फैसल बात करो लाहौर से। मेरे आपसे दो छोटे से क्वेश्चन है। एक तो हमने वो मुगल आजम का खिताब देके खानदान को बड़ा रोल दिया, बहुत ज्यादा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एक सल्तनत उस्मानिया जो है उसके भी एक आखिरी सुल्तान इमरान खान साहब हमारे मुल्क में मौजूद हैं। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, कल उन्होंने एक चीज फरमाई थी कि अदालत मेरे खिलाफ दरखास्त को खारिज करे क्योंकि जो हनीफ अब्बासी हैं वो एफेडरिन केस में मुलजिम हैं। तो क्या यही चीज इमरान खान साहब पे लागू नहीं है जो कि खुद एक इश्तिहारी मुलजिम हैं और वो पिटीशन लेके जाते हैं? और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन, इमरान खान पे हम बात ही नहीं कर रहे। वैसे भाईजान मैं ऑलरेडी रो रहा था कि हम कहाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं ऑलरेडी रो रहा था यार, ये अभी मेरा मौजू ही नहीं था। प्रेस फ्रीडम से क्या ताल्लुक? मैं खाली अभी मैं ये प्रेस फ्रीडम से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इमरान खान साहब बादशाह आदमी हैं। सियासी तौर पर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि उन्हें भी ये जो है ये कहना चाहिए था कि फॉरगेट इट, हाँ जी, वट एवर इज़ अगेंस्ट मी आई विल फेस इट। दायरा अख्तियार और ये वो ये हाँ, जब अदालत का एहतराम करते हैं तो अदालत का एहतराम करें। ओहो, मकसद ये कि उनका पॉलिटिकल फैसला है, अभी मुझे क्या करना। मुझे तो इस वक्त मसला ये है कि क्या तुम्हें ये पता है कि मेरे मुल्क के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है? अपेरेंटली तो दे आर यू नो। अब हाउ टू यार, हम कैसे, अब आप मुझे बताओ, अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ में वाक़या हुआ है, उसके फौरन बाद चीफ ऑफ स्टाफ गए हमारे। मैं कल जैसे तुम्हें कह रहा था, टर्की का सदर इंडिया गया, वहां जाने से पहले कश्मीर वो शुरू हो गया। उनको भारत ने अपने जर्नलिस्टों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉर्नर किया। हम
ترکی کے صدر کی اس رول کو بھی ایکنالج کر پائے؟ نہیں، ہارڈلی. ویسے ہم کشمیر کی باتیں کرتے ہیں، قومی سلامتی کی باتیں کرتے ہیں. افغانستان میں یہ مسئلہ ہوا، اس سے پہلے بم آیا، پھر ہمارے ہاں وہ ڈرون گرا، پھر کیا ہوا کہ ہمارے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل بلال صاحب وہاں گئے. اس کے بعد ہمارے تمام پارٹیاں اپنے باغی اختلافات بلا کے وہ گئے. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ ویری سیریس از ہیپننگ ود افغانستان. اور آج پھر وہاں پہ اٹیک ہو گیا ہے امریکن وہ. بالکل بالکل. ادھر ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، مک ماسٹر ابھی ہو کر نہیں، اور وہ کیا ٹروپس بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. گفتگو ہوئی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ جو باہر نہیں آئی. تو اس میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کر قوم کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ یار افغانستان کے ساتھ یہ امریکہ یہ جو نئی صورتحال بن رہی ہے اس کی کیا ریپرکشنز ہو سکتی ہیں. اور میں بیٹھ کے وہ اپنے رونے رو رہا ہوں، میں اپنی سپیس کی فریاد کر رہا ہوں. میں کیا کروں گا؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس فریڈم کو رو رہے ہیں صاحب، اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہی نا، میں کیسے؟ اور یہ کتنا ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہے جب یہ طورخم اور چمن بارڈر بند ہوا تھا، ہم نے جب گفتگو شروع کی تھی کتنے پنجاب سے میں فون آ رہے تھے. بخدا میں اتنا پرانا صحافی سو کارڈ پڑھنے کا بنتا ہوں، مجھے ان کالز سے اندازہ ہوا کہ یار لوگوں کا کتنا زیادہ کہ یہ بات تو صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں تک بھی نہیں ہے. میں تمہیں یہ کہتا ہوتا تھا، میں ہمیشہ ون ڈیمنشن کہ بھئی افغانستان کے لوگوں کے تو علاج کا سارا بنیادی. پر وہ تو بہت آگے چلی گئی نا نصرت صاحب اس سے بات، جب لوگوں کی کالز آئی، تاجر تھے، چھوٹے انڈسٹری ہے، وہ لوگ ہیں کتنے لوگوں کے گھر سرگودا اور پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کا تجزیہ کر رہے ہوتے. میں آپ کے ساتھ کو اشرف غنی کی تقریر ڈسکس کر رہا ہوتا، میں کوشش کر رہا ہوتا کہ اس کا انٹرویو کروں، اس سے پوچھوں کہ بھائی صاحب یہ سر کیا یہ آپ خدا کے لیے نا بتائیے کہ کہاں جانا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں. ہم ٹرکی کا ایکنالج نہیں کر پائے کہ پہلا مسلمان ملک جو ناٹو کا ممبر بھی ہے، اس نے بھارت کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے بات کی، اور ایسی بات کی اس کو ہم سلام تک پیش نہیں کر پائے. یہاں چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اب آج کیا یہ بات ڈسکس کرنے کی نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کو 2 اداروں سے نام آتے ہیں. یس مصطفیٰ. سپریم کورٹ کہتا ہے آئی کانٹ ٹرسٹ ہم. ہاں وہ کہہ رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں ایک عام پاکستانی کے طور پر ان 2 اداروں، مذاق ادارے نہیں ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، میں کیوں اعتبار کروں؟ صحیح بات ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجھے مانیٹری پالیسی دیتا ہے، وہ مجھے رپورٹ دیتا ہے ہر 6 مہینے یا 3 مہینے. Why should I trust it? کوارٹرلی رپورٹ کہ وہ جو بندے ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ ذرا سوچیں آپ کے ہاں اداروں کا عالم. مجھے تو آج بیٹھ کے یہ رونا چاہیے تھا. میں اپنے لیے جگہ مانگ رہا ہوں. چھوڑو کلوزنگ بائے چھوڑو. آج کا پروگرام بھی اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.